के प्लेटफॉर्म से। सबसे पहले मैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली कल यूजीसी नेट ने डिक्लेयर किया है, यूजीसी एंड एनटीए ने डिक्लेयर किया नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की लिस्ट और उनका क्राइटेरिया कट ऑफ। तो सबसे पहले मैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूं। फाइन। और एक और खुशी की बात है कि मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे 3 स्टूडेंट्स उन्होंने नेट क्वालिफाई किया और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज अ वो जिला अस्पताल में पढ़ा रही है। तो मेरे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन वो सारे टीचर्स के लिए मैं करना चाहता हूं जिनके स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आज का जो क्लास है वो एज ए डेमो क्लास कह सकते हैं या एक संपूर्ण अध्ययन कह सकते हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी की। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज होते हैं, लेकिन बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे यूजीसी नेट साइकोलॉजी की क्लासेस होती है। इनफैक्ट मैंने खुद 2 से 3 बैचेस लिए हैं, जिसका रिजल्ट ये रहा है कि मेरे 3 स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई किया। फाइन। तो आज हमारा वही डेमो क्लास है। वो डेमो क्लास के साथ साथ कुछ अलग से मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि कल का हमारे यहाँ पे साइकोलॉजी का जो रिजल्ट आया है, साइकोलॉजी कहूँ या अदर सब्जेक्ट्स का भी कहूँ, तो जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी बड़ी मिली है। अब कट ऑफ बढ़ने के पीछे रीजन एकदम सिंपल है, जितने कम कैंडिडेट होंगे उतना ही ज्यादा कट ऑफ ज्यादा होगा, क्योंकि वो टॉप 6% का रेशियो कहीं ना कहीं पे वो इम्पैक्ट डाल ही देता है। फाइन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा फोकस है, वो मोर और लेस एक संपूर्ण साइकोलॉजी का जो सिलेबस है उसका अध्ययन करेंगे एज ए डेमो क्लास, जो आप हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा कि हमारा जो नया बैच है वो इसी वीक से स्टार्ट होने वाला है। तो आप जो भी छत्तीसगढ़ के, स्पेशली मैंने ऊपर भी लिखा है, छत्तीसगढ़ के एमए मनोवैज्ञानिक छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। तो जो भी छत्तीसगढ़ के जो एस्पिरेंट्स है, जो यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं, यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद उनके लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में मिल सकती है, वो सारी चीजों के बारे में मैं एक्सप्लेन करना जाने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग अगेन टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपने मेरा देख लिया होगा। फाइन। पहला सी, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके बारे में एक रूपरेखा जान लेना बहुत आवश्यक होता है कि हम क्या करने वाले हैं, उस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे और हमें उसे क्लियर करने के लिए क्या कट ऑफ की जरूरत पड़ेगी और कितने क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने चाहिए, माइनस मार्किंग होता है या नहीं होता है। फाइन। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक स्मॉल समराइजेशन देना चाहूंगा। आप देख सकते हैं पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। जब हम यूजीसी नेट की बात करते हैं तो उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 1 जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क्स मिलते हैं, ओवरऑल 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं। फाइन। दूसरा होता है पेपर 2 साइकोलॉजी, जिसका कोड 04 है। हर एक सब्जेक्ट्स का अपना अपना कोड होता है। तो साइकोलॉजी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 04 का कोड दिया हुआ है। साइकोलॉजी में हमारे 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होते हैं, हर क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। तो ओवरऑल जो ग्रैंड टोटल होता है वो 3 मार्क्स का होता है। सॉरी, माफ कीजिएगा, 300 मार्क्स का ग्रैंड टोटल होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा एक फिगर एनालिसिस है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यूजीसी एनटीए declared psychology cutoff for both December and June 2022। अब दिसंबर 21 का है और ये जून 22 का जो कट ऑफ है, सॉरी कट ऑफ कहना चाहूंगा, दोनों जो एग्जाम एक साथ हुए थे उसके कट ऑफ्स मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है, मेरा मोर फोकस साइकोलॉजी पे है। जेआरएफ कट ऑफ एंड नेट कट ऑफ और टोटल मार्क्स, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था कि 2 पेपर होते हैं, तो दोनों पेपर का जो ग्रैंड टोटल मार्क्स होता है 300, राइट। तो इस बार जो अनरिजर्व कैटेगरी हो गई, उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हुई, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था, क्या कट ऑफ बढ़ा है, घटा है, वो सारी चीजों पे आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। पहला अनरिजर्व पे
जो कट ऑफ गया 300 के जो ग्रैंड टोटल मार्क्स पे 216, मतलब 72% का कट ऑफ गया है जेआरएफ के लिए। अगर आप 72% या उसके ऊपर स्कोर करते हैं तो आप जेआरएफ क्वालिफाइड होंगे। अब जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद क्या बेनिफिट मिलते हैं, नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या बेनिफिट होता है, मैं आगे के स्लाइड में आपको बताने जाऊंगा। दूसरा नेट का कट ऑफ, नेट का कट ऑफ यहाँ पे 196 आउट ऑफ 300 आया है 66%, मतलब अनरिजर्व वालों को 66% अगर या उसके अबव वो स्कोर करते हैं तो उनका नेट क्वालिफाई माना जाएगा और वो एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सेकंड ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहा जाता है, इनका जो कट ऑफ है 67% जेआरएफ के लिए और नेट के लिए 58%। उसके बाद है कैटेगरी ओबीसी, इनका भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे दोनों का काफी समानांतर सा कट ऑफ देखने को मिला है। दोनों का कट ऑफ सेम आया है 67% और नेट के लिए जेआरएफ के लिए 67% और नेट के लिए 58%। अगला नेक्स्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ है वो 62% फॉर जेआरएफ। अगर 62% एंड अबव, जैसा मैंने पहले बोला, अगर स्कोर करते हैं तो वो जेआरएफ क्वालिफाइड होंगे और 54 एंड अबव अगर वो परसेंट स्कोर करते हैं तो वो नेट क्वालिफाई होंगे। लास्ट नॉट द लीस्ट, फॉर जेआरएफ शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 60% कट ऑफ है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 53% स्कोर करना आवश्यक है। तो ये जो मैंने कट ऑफ आपको बताया है ये यूजीसी एनटीए नेट के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन हर एक स्टेट की अपनी ओन बॉडीज होती है जो एग्जाम लेती है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सीजी सेट है, हो सकता है एमपी में एमपी सेट हुआ करता होगा या होता है, तो उनका कट ऑफ इनसे काफी हद तक डाउन जाता है क्योंकि ये पैन इंडिया का कंपटीशन होता है। फाइन, तो ये आपने देख लिया। ये लास्ट चीजें जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये जो लास्ट चीजों का एक्सप्लेन करने का जो लास्ट पॉइंट है आप देख सकते हैं, इट डिफाइंस दैट यूर स्टूडेंट हैज टू स्कोर मिनिमम 72 marks or percentage in paper 1-2 for qualifying the JRF and minimum 66 marks for both papers to qualify the net assistant professor only। इसका सीधा सिंपल मीनिंग ये निकलता है कि जैसे कि अनरिजर्व वाले अगर आगे जाकर जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उन्हें मिनिमम 72% पेपर 1 में, मतलब पेपर 1 में अगर 50 क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें 36 सही क्वेश्चंस तो उनको बनाना ही है, और पेपर 2 में चूंकि 200 के होते हैं तो उसमें 72% लाना, लाइक 144 मार्क्स लाना ही है, तब वो जेआरएफ क्वालिफाइड माने जाएंगे। और उसी तरह से नेट के लिए भी यहाँ पे परसेंटेज दिया 66% का, लाइक 33 मार्क्स इन पेपर 1 नेट और 124 मार्क्स इन पेपर 2। तो ये नेट का क्राइटेरिया है। तो आई थिंक आपको मैं बिना कंफ्यूज करते हुए मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आप बोथ पेपर में अगर 72 मार्क्स लाते हैं, पेपर 1 में 72 मार्क्स, पेपर 2 में 72 मार्क्स, तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। और वैसे ही यहाँ पे अगर 66 मार्क्स लाते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 में तो आप नेट क्वालिफाई कहलाएंगे। तो ऐसे ही अदर कैटेगरीज में भी ऐसे ही हम एजम्पशन लगा सकते हैं, सो दैट ऐसी हमारी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट जाने वाला टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का जो मेन पर्पस ये था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझसे एक ही क्वेरी करते थे कि सर मैं यूजीसी नेट के तरफ फोकस क्यों हूं, अगर मैं नेट क्वालिफाई करता हूं तो मेरे क्या क्या फ्यूचर स्कोप और अपॉर्चुनिटीज होंगे, या फिर मैं जेआरएफ क्वालिफाइड करता हूं तो मेरे क्या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज होंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमको पता नहीं है कि, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि मेरे क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है और मैं कहाँ किस हद तक जा सकता हूँ, या मेरा फ्यूचर में मैं क्या कर रहा होऊंगा। तो पहला देखिएगा, पहला जो स्कोप जो मैं बताना चाहूंगा, पहला, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो
अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो अगर मैं छत्तीसगढ़ की ही बात करूं तो छत्तीसगढ़ में आईआईटी है, आईआईएम है, ट्रिपल आईटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ तक स्टेट, काफी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, चाहे पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी हो, ओपन यूनिवर्सिटी है लाइक पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी है, सरगुजा यूनिवर्सिटी है, बस्तर यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे काफी, दुर्ग यूनिवर्सिटी है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो इनके थ्रू आप सीधा इस यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे। और तो और डायरेक्ट एडमिशन के साथ साथ चूंकि आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, और वो स्टाइपेंड कम नहीं होगा, 35,000 फर्स्ट 2 इयर्स एंड अराउंड 40,000 सेकेंड नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। तो अराउंड 4 इयर्स और बिटवीन 5 इयर्स में आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा, दैट इज नॉट अ लेस अमाउंट। समझ रहे हैं आप? अगर उसको आप जब कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल 4 साल में, तो आपको पता चलेगा कि 15 लाख, अराउंड 15 लाख यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपके स्टडी के लिए आपको पे कर रही है। ठीक है। सेकंड, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो क्या होगा? अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। आप डायरेक्ट जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज है या फिर स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज है, वो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी है, ये एक बोर्ड है जो सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लेती है। तो आप नेट क्वालिफाई करने के बाद सीधे आप उस एग्जाम को क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और जैसे मैंने खुद 3rd रैंक स्कोर किया था सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी में, तो मुझे अच्छे से पता है कि वो 57,800 का बेसिक पे, अराउंड 80,000 का ग्रॉस सैलरी हमको ऑफर की जाती है। तो नेट क्वालिफाई करने से ये एक अपॉर्चुनिटी हमको जानने को मिला है कि आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज आपको मिल जाता है। और ये खाली छत्तीसगढ़ के ही लिए लागू नहीं होता है। सीजी सेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे स्टेट के लिए, लेकिन अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो पैन इंडिया में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज अगर एग्जाम लेती है, जिसे पीसीएस कहते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लेती है, तो आप एलिजिबल है, आप इजिली उसके लिए आप अपीयर कर सकते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अगला नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। असिस्टेंट प्रोफेसर लाइक बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस पर डे बेसिस पे कुछ पे करती है असिस्टेंट प्रोफेसर्स को। ये पर डे लेक्चर्स का बेसिस होता है। तो इससे भी आपको अराउंड बिटवीन 30 to 35,000 की एक अच्छी सैलरी मिल जाएगी। और प्राइवेट कॉलेज में कहीं भी आप पढ़ाते हैं तो मिनिमम 25,000 का आपको एक सैलरी ऑफर कर दिया जाएगा नेट क्लियर करने के बाद। अगला जो 4th आपके स्कोप है, जिसे हम कह सकते हैं रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट या एकेडमिक एसोसिएट या टीचिंग एसोसिएट। ये एक ऐसा पोस्ट होता है जो प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है, 1 ईयर 2 ईयर। तो आप अगर नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, आपको इंटरव्यूज में एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाता है और आप काफी टॉप लेवल के जो प्रोफेसर्स हैं उनके असिस्टेंट बन सकते हैं, या किसी टॉप लेवल के रिसर्च में आप उनका पार्ट बन सकते हैं। आप जर्नल पब्लिश कर सकते हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर सकते हैं। मैं अपना जब मैं IIM रायपुर में एज अ प्लेसमेंट ऑफिसर इंचार्ज था, तो मैं कुछ आपको शेयर करना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट बनकर वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में वहां पे जाकर वो पीएचडी कर रहे हैं। उनको 48 to 56 लाख का पैकेज मिल रहा है उनको पीएचडी के लिए। और यहाँ तक वहां की गवर्नमेंट भी उनको फंड दे रही है पीएचडी के पर्पज से। तो ये सारी चीजें रिसर्च असिस्टेंट बनने के एडवांटेजेस हैं। रिसर्च एसोसिएट या टीचिंग एसोसिएट बनने के बहुत सारे एडवांटेजेस है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जैसे लोग जानेंगे उनको बहुत सारी चीजें जानने को और मिलेगी। लास्ट नॉट द लिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मेरे 3 स्टूडेंट रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं उनमें से एक तो नवोदय पे जैसे काउंसलर वर्क कर रहे हैं, एक जिला हॉस्पिटल में वर्क कर रही है, एक और बंदा जो जिला हॉस्पिटल पे एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रही है।
तो इस तरह से ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप अगर नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यूज में ये माना जाता है कि इस बंदे को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छा है। और इनफैक्ट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की क्या बात करें, आप जब वहां पे इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके नॉलेज से उनको समझ में आ जाएगा कि इनका क्या लेवल है। तो एक अच्छी 35 to 40,000 का एक अच्छा पे मिल जाता है। तो ये एक अच्छा स्कोप है यूजीसी नेट करने का, यूजीसी नेट इन साइकोलॉजी की तैयारी करने का। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, व्हाई टू ज्वाइन केटीएस या व्हाई टू ज्वाइन अस। सी मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। इस कन्हैया बेहरा, मेरा 10 इयर्स का इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल एचआर एंड टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। मैंने 3 इयर्स साइकोलॉजिस्ट के अंदर प्रैक्टिस किया है। मैंने एमफिल एमए साइकोलॉजी की है, एमबीए एचआर और पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी रिसेंटली जो 2019 का असिस्टेंट प्रोफेसर सीजीपीएससी हुआ था, उसमें मैंने 3rd रैंक स्कोर किया था अपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। तो मैंने नेट 3 टाइम्स नेट एंड सेट क्वालिफाई किया है। तो मैं अपने जो भी इंडस्ट्रियल नॉलेज वो आपके साथ शेयर कर सकता हूं। तो जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे या मेरे स्टूडेंट्स से जब आप बात करेंगे तो उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है कि मेरे जो लाइव एग्जांपल्स है वो उनके लाइफ में बहुत काम आते हैं। बिकॉज मेरा जो प्रैक्टिस रहा है या जो 10 इयर्स का इंडस्ट्रियल अप्रोच रहा है, तो वो उनको बेनिफिट मिलता है, वो सीधे बेनिफिट मिलता है, उन्हें वो सारी चीजों को फ्रंट से देखने की जरूरत नहीं है। राइट। तो चलिए पहला पॉइंट, अगर हमारे जो यूजीसी नेट के क्लासेस जो होते हैं, वहां के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो नेट सेट एंड पीएचडी होल्डर्स होते हैं, नेट सेट क्वालिफाइड एंड पीएचडी होल्डर्स होते हैं। वो जो प्रोफेसर्स को मिनिमम 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होता है। इनफैक्ट जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। मैंने नेट सेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया है। ओवरऑल 10 इयर्स का इंडस्ट्रियल एचआर एक्सपीरियंस रहा है। और एक और चीज की मैं एज ए क्लास 2 ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट में वर्क कर रहा हूँ। ऑल्दो किसी रीजन के कारण मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे नहीं जा पाया, लेकिन अभी भी मैं क्लास 2 रैंक गवर्नमेंट ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर ऐसा काम कर रहा हूं मैं। सेकेंड पॉइंट, हमारे गाइडेंस पे, हमारे ऐसे अगर देखा जाए तो मोर देन 200-300 स्टूडेंट्स लोगों ने नेट क्वालिफाई किया। मेरे अंदर में 3 स्टूडेंट ने नेट सेट क्वालिफाई किया है। तो ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है। और मेरे जो 2 स्टूडेंट तो ऐसे रहे हैं कि जिनको बहुत खुशी हुई है, उनके साथ मुझे भी इंटरव्यू में बैठने का मौका मिला या उनको मेरे साथ इंटरव्यू में बैठने का मौका मिला। हमारे यहाँ पे जो है लाइव एग्जाम्पल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे एग्जाम्पल्स दो जो सीधे जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग तक जाए। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी स्टूडेंट की जो साइकोलॉजी अगर आप नहीं समझेंगे तो आप उसे अच्छे से समझा नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की जरूरत होती है, उसके बैकग्राउंड को समझने की जरूरत होती है कि उस पर कितना हमको मेहनत करने की जरूरत है। बिकॉज हम एज ए गार्जियन पढ़ाते हैं। तो जब एक गार्जियन जब अपने बच्चे को देखता है तो उसे पता होता है कि ये मेरा बच्चा थोड़ा सा बिलो एवरेज है, ये एवरेज है, ये अबव एवरेज है और ये इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट को किस तरह से ट्रीट करना है, उस पर कैसे फोकस देना है या उसको कितना टाइम देना है, और अबव एवरेज बिलो एवरेज पे कैसे फोकस करना है या उससे कैसे काम करवाना है, उससे स्टडी करवानी है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग को देखना रहता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, हमारे जो नोट्स होते हैं वो काफी अच्छे लेवल के होते हैं। हमारे जो नोट्स का जो डिजाइनिंग या प्रिपरेशन होता है वो बेस्ट टू बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज से हम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा जो सेशन होता है वो डाउट क्लियरेंस होता है। तो डाउट क्लियरेंस वीकली बेसिस पे होने का एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है कि जो बच्चे हैं उन्हें यूजुअली प्रॉब्लम्स नहीं आती है डेली स्टडी करने पे। और अगर कहीं मान लीजिए अगर उनको डेली बेसिस पे कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है तो वीकली सेशंस में वो इंडिविजुअल पूछ सकता है या फिर उनकी फ्री काउंसलिंग भी होती है। तो चलिए आज की जो पहला सेशन है मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। इसके बाद हम सेकंड सेशन की ओर मुड़ने जाने वाले हैं, जिसमें हम एक समराइजेशन स्टडी करेंगे साइकोलॉजी की, कि साइकोलॉजी का सिलेबस कैसा है, उसमें क्या क्या पढ़ना है और पढ़ने का तरीका कैसा होता है। ठीक है।
फाइन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको सारा कुछ ब्रीफ किया था। यूजीसी नेट के पेपर 1 क्या होते हैं, पेपर 2 क्या होते हैं, कट ऑफ मार्क्स क्या होते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, हमको किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या क्या फ्यूचर स्कोप अपॉर्चुनिटीज है अगर मैं नेट क्वालिफाई करता हूं या फिर मैं जेआरएफ क्वालिफाई करता हूं। और लास्ट नॉट द लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास से की टू सक्सेस कोचिंग सेंटर से क्यों यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करें, अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या सच में कुछ स्टूडेंट नेट या सेट क्वालिफाई किए हैं हमारे स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, हमारे जो फैकल्टीज हैं उनका क्वालिफिकेशन लाइक एमफिल एमए साइकोलॉजी है या नहीं है, या फिर उनका बैकग्राउंड में उन्होंने नेट सेट क्वालिफाई किया है या टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा। तो बहुत सारी क्वेरीज होती है स्टूडेंट्स की, वो सारे क्वेरीज को लेकर मैंने एक पहला वीडियो अपलोड कर दिया था, ये दूसरा वीडियो है। ये एज ए समराइजेशन हम लोग करने वाले हैं कि हमको अगर आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको कैसे पढ़ाया जाएगा या पढ़ाने का तरीका कैसा है या कैसे आप आपके सिलेबस कवर होंगे और आपको आपकी स्टडी कैसी होगी। तो ये पूरा मोर और लेस फोकस उसी पे है। पहला साइकोलॉजी, जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की तो साइकोलॉजी के लिए समझने की बहुत जरूरत है कि साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में अगर बात करूं तो हम लोग समझते हैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक होता है साइकाइट्रिस्ट। तो साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो मोर और लेस हार्डवेयर जैसी चीजों पे काम करते हैं, लाइक वो ब्रेन की लैंग्वेज को समझते हैं। ब्रेन में जो भी नर्वस सिस्टम नर्व्स होते हैं सारी चीजों को वो फोकस करते हैं, उनका मोर फोकस उस पर रहता है। और जो हम एज साइकोलॉजिस्ट ब्रेन की जगह माइंड को समझते हैं एज ए सॉफ्टवेयर पार्ट। फाइन। तो साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। अगर माइंड में कोई चीजें होगी तो वो आपके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट करेगी। बिहेवियर इज एज कॉल्ड एज अ एक्शन, राइट। मेरे दिमाग में कोई चीजें चल रही है तो मैं अगर उसे कुछ चल रहा है और मैं उसे एक्सप्रेस करता हूं तो वो मेरा बिहेवियर कहेगा। फॉर एग्जाम्पल राम को पैसे की जरूरत है तो उसके माइंड में चल रहा है कि मुझे पैसे किसी तरह से मिल जाए। अब वो किसी के पास जाकर पैसे की बात करता है या अपने पेरेंट्स से जाकर पैसे मांगता है या कोई भी अपनी जरूरत पूरी करता है तो उसका जो एक्शन होगा वही कहा जाएगा बिहेवियर, राइट। तो होप्स आपको साइकोलॉजी के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में आ गई होगी। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, एक छोटे टर्म में बोला हूं, वैसे इसकी डेफिनेशन काफी वास्ट है, बहुत बड़ी है। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का पर्पस यही रहता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इजी टू इजी वे पे पढ़ाऊं, सो दैट उन्हें अंडरस्टैंड करने में और एक्सप्लेन करने में आसानी हो, वो सो दैट वो भी आज नहीं तो कल जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या वो पढ़ाएंगे तो उनको भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको डेप्थ वे में इजी वे पे समझा सके, राइट। जो हमारा पहला यूनिट होता है वो इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हम इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये ईस्टर्न एरा या वेस्टर्न एरा तक की बात नहीं होती है, ये 450 बीसी के पहले की भी बात है कि किसी जमाने पे भगवत गीता हमारे इंडिया पे हुआ था जब लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को बहुत सारी चीजें टीच की थी। चूंकि अर्जुन जो थे वो अपने फैमिली के बीच में वो कंफ्यूज हो गए थे, जिसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस में कह सकते हैं। जब हम असमंजस में होते हैं हमको समझ में नहीं आता है कि हमको आगे करना क्या है, तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक पार्ट होता है, कंफ्यूजन होता है। तो अर्जुन भी काफी कंफ्यूज हो गए थे कि वो जिनके अगेंस्ट वॉर करने वाले थे या जिनके अगेंस्ट वो तीर चलाने वाले थे वो सब उनके रिलेटिव्स थे, चाहे वो उनके पितामह हो, उनके कजिन ब्रदर्स हो, उनके गुरु हो, एवरीथिंग, या उनके शिष्य या जो एक होते हैं जैसे स्टूडेंट एज में कलीग्स। तो इस कंसाइसनेस के लिए या माइंडफुलनेस के लिए जो लॉर्ड कृष्णा ने उनको एज ए काउंसलिंग किया था, तो साइकोलॉजी की जो शुरुआत है वहीं से होती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो भगवत गीता को हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, ये बेसिक था, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, योगा के बहुत सारे कर्मा योगा, राइट, ये सारे के पॉइंट्स होंगे।
तब वो चीजें कंप्लीट होगी, तब हमारा जो स्टडी होगा कंप्लीट होगा। यूजीसी नेट एग्जाम ऐसा नहीं है कि थ्योरी हम पढ़ के गए और हमारा नेट क्वालिफाई हो गया, नहीं। जितने ज्यादा हो सके शॉर्ट पॉइंट्स में बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन को हमको डालना होता है, बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोरेज मतलब स्टोर करना होता है, तब जाकर नेट या सेट जैसा एग्जाम क्लियर होता है। दूसरा बुद्धिज्म की अगर मैं बात करूं तो जो गौतम बुद्ध थे, जो जिन सिद्धार्थ कह सकते हैं, सिद्धार्थ जी की जब वो पैदा हुए थे तो उनकी भविष्यवाणी हुई थी कि एक समय बाद वो छोड़कर चले जाएंगे, और वो बाहर के जो दुखों को उन्होंने जैसे देखा तो उन्होंने बहुत सारी लेसन्स दिया। वो चाहे वो पीस को लेकर हो या फिर वो मेडिटेशंस को लेकर हो, तो बुद्धिज्म का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उसके बाद जब हम इंटीग्रल योगा है, तो योगा के थ्रू भी आप अपने आप को कहीं ना कहीं पीस या एक स्पेस में लेके जाते हैं जहां पे आपको एक इनर पीस महसूस होता है। तो योगा के बहुत सारे टाइप्स, हस्त योगा, ये बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने वाली है। ये छोटी छोटी बेसिक क्लासेस में आपको बताने वाला हूं, और कुछ नहीं है। अगला जो सूफिज्म में सूफिज्म यूजुअली सोल पे, स्पिरिट पे बात करता है। स्पिरिट, क्योंकि उनका जो कॉन्टेक्स्ट रहा है, हम लोग जैसे माइंड की बात करते हैं, माइंड एंड बॉडी, तो वो लोग स्पिरिट पे बात करते हैं। तो उनके कॉन्सेप्ट, उन्होंने बहुत सारी पीस पे फोकस किया है, तो उनके कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ वे पे है। प्री इंडिपेंडेंस एरिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या फिर ईस्टर्न या वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे यहाँ पे 1915 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का एक सब स्ट्रीम लाया गया, डिवीजन लाया गया। तो बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन ज्यादातर वो इतने फेमस नहीं हुए। लाइक निमहांस की स्थापना हुई, जो रांची का जो इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना हुई, ये 1940s 50s के बिटवीन हुआ है ये। जब बात करते हैं वेस्टर्न के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमको विल्हेम वुंड के बारे में बस पता है। विल्हेम वुंड को अगर टीचेनर या फिर वेबर ने लाया है तो वो कॉन्सेप्ट हमको नहीं पता है। अगर विलियम जेम्स की अगर हम बात करते हैं, तो विलियम जेम्स को फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी बोला जाता है, या फिर उनके जो कॉन्सेप्ट्स है, क्या विलियम जेम्स पहले आए या विल्हेम वुंड पहले आए, तो ये सारी चीजों को बहुत स्टडी करना पड़ता है, तब चीजें स्पेसिफिक वे पे समझ में आती है। इन्हें एक सीक्वेंस वाइज पढ़ाया जाता है। मेरी जो क्लासेस का पर्पस ये होता है कि ईयर वाइज सारे जो कॉन्टेक्स्ट है उनको मैं लिखवा दूं, सो दैट स्टूडेंट्स को उन एक चीजों को दूसरे चीजों से रिलेट करने में आसानी हो। लाइक बिहेवियरिज्म की बात आ रही है या फिर जेबी वॉटसन की बात आ रही है, आगे जाकर अगर इंस्ट्रूमेंट लर्निंग या बीएफ स्किनर की बात आ रही है, तो बीएफ स्किनर का क्या रिलेशन है थॉर्नडाइक के साथ। अगर इवान पावलो की बात कर रही है, तो क्या इवान पावलो को नोबेल प्राइज मिला था, ये कौन से ईयर में मिला था, उनका क्या बेसिक रिसर्च रहा है, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में उनका बहुत बड़ा रोल है, राइट। तो ये सारी चीजें, टोलमैन का क्या रोल है, जीटी हॉल का क्या रोल है, राइट। तो ये सारे चीजों को बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, बिकॉज जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तब पता चलता है रियलिटी में कि हम कितने पानी में, हमको पता ही नहीं चलता कि एकदम सर के ऊपर से क्वेश्चन चले जाते हैं। तो जब आप उसको डेप्थ में पढ़ेंगे, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करेंगे, देन ओनली यू विल नो कि हाँ, कि मुझे सब आता है। यहाँ पे स्ट्रक्चरिज्म, फंक्शनलिज्म, और इसके कौन कौन से ऑथर्स थे, लाइक चाहे विलियम जेम्स की बात करें, विलियम वुंड की बात करें, तो इनके क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, क्या क्या चीजें ऐड की, ये सारी चीजों को हमको पढ़ना है। अब बात आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स की। रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज कॉल्ड एज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉलेज। मतलब जो चीजें हमारे एनवायरनमेंट में है, जो ऑलरेडी दिख रही है, उन्हीं में से उस पर डिस्कवरी करना, उसकी और खोज करना, और एक नई जो जानकारी है, एक नया
खोज करके एक नई चीजें, इन्वेंशन नहीं कह सकूंगा, मैं नहीं कहना चाहूंगा, एक नई चीजें डिस्कवर करके बाहर लाना, राइट। जैसे हमेशा लाइफ में रिसर्च होते रहते हैं। अगर आप बात करें क्या टूथपेस्ट में नमक है, तो राइट, वो जो नमक है वो भी एक रिसर्च का पार्ट है। आप अगर कभी बात करेंगे पहले या अभी भी आप सोप देखेंगे, जो यूटेंसिल सोप्स होंगे उसमें नींबू आपको ज्यादा मिलेगा, या कपड़ों में नींबू, तो ये भी एक रिसर्च किया गया तब जाकर वो प्रूफ हुआ। फाइन, तो हर एक चीज की रिसर्च होती है, देन ओनली वो एक एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिसर्च का। तो मीनिंग क्या होता है, पर्पस क्या होता है, डायमेंशंस आप समझ गए। रिसर्च प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा तभी तो उस पर रिसर्च किया जाएगा। कोई भी चीज प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट के रेसिडेंट डॉक्टर्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के रेसिडेंट डॉक्टर्स, दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, या किनकी वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी है या बुरी है, राइट। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है और इस पर रिसर्च किया जा सकता है। इस पे आगे जाकर वेरिएबल्स डिसाइड करने पड़ेंगे, कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। यही वेरिएबल्स को दोनों को जोड़ा जाएगा, हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाएगा कि इनका ज्यादा प्रभाव, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स की वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा है प्राइवेट हॉस्पिटल के रेसिडेंशियल डॉक्टर्स थे। तो अगर हम प्रूव करने जाते हैं और एक रिसर्च अगर मान लीजिए हम फेल होते हैं, हमने प्रूव क्या करना चाह रहे थे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रेसिडेंशियल डॉक्टर्स का वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि स्ट्रेसफुल जो वर्क प्लेस है, वो ज्यादा है प्राइवेट के कंपेयर में, ठीक है। ऐसा अगर हम प्रूव करना चाहते हैं, तो हम प्रूव करते करते हम फेल हो गए, तो नया रिसर्च मिला हमको कि नहीं, इसको जस्ट अपोजिट वे पे भी लेंगे। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल, ऐसा प्रूफ हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल के जो रेसिडेंशियल डॉक्टर्स हैं, उनका स्ट्रेस या वर्क लाइफ बैलेंस पुअर है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट के रेसिडेंशियल डॉक्टर्स के। तो ऐसे करके रिसर्च को बहुत डेप्थ वे पे पढ़ना पड़ता है। वो आपको जब आप क्लासेस लेंगे ना, तो क्लासेस में वो सारी चीजें सीखने को मिलेगी आपको। एथिक्स इन कंडक्टिंग रिपोर्टिंग रिसर्च, सी बहुत सारी एथिकल वैल्यूज का पालन करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई भी रिसर्च उठाया उसको कॉपी किया पेस्ट कर दिया, कहीं से भी डाटा उठाया आपने उसको पेस्ट कर दिया। कोई भी आपके क्लाइंट है जिनसे आपने क्वेश्चनर फिल कराया था, या उनका पर्सनल ऑब्जर्वेशन किया था या स्टडी की थी, और उसके आप डेटास को विदाउट उनके परमिशन लीक कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीजें जिनसे एक समाज को गलत मैसेज जा रहा है वो आप लीक कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, ये सारी चीजों का देखना पड़ता है। अब रिसर्च की बात कर रहे हैं। रिसर्च के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। क्रॉस कल्चरल हो गया, राइट, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च। हर चीजें आप क्वांटिटी से कर ले ये भी जरूरी नहीं, किसी के एटीट्यूड मेजरमेंट करना है। जैसे मैंने अभी जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में बात कर रहा था, तो ये जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, क्या इसको आप परसेंटेज से माप पाएंगे? कितना परसेंट सेटिस्फाइड है, कितना परसेंट नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में होती है, तो उसे कम ज्यादा, बहुत ज्यादा, लाइक सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, स्ट्रांगली सेटिस्फाइड, इस तरह से हम प्रूफ करते हैं, राइट। चाहे वो लिकट के कर्व हो, ये सारी चीजें होती है। तो एक ही दिन में आपको इतना कुछ समझा दूंगा तो हो सकता है आपके सर के ऊपर से सारी चीजें चली जाए, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन एक नोट डाउन होता है। आप किसी चीज को आप एक रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप अपने डायरी में बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे पहलुओं को, और उनको एक मीनिंग दे रहे हैं, राइट। सर्वे मेथड, सर्वे होता है ना, जनसंख्या का सर्वे होने ही वाला होगा 2011 के बाद से, होप सो हुआ नहीं है अभी तक, तो जनसंख्या काफी बढ़ गई होगी हमारे देश की। चलिए, इंटरव्यू इज 1-to-1 इंटरेक्शन बिटवीन 2 पर्सन और विथ पैनल टू पर्सन, राइट। बहुत सारे होते हैं, लाइक मेरा जब असिस्टेंट प्रोफेसर का जब एग्जाम था, तो मेरी भी इंटरव्यू हुई थी, तो उसमें एक पैनल थे, 4 लोगों के पैनल थे, हर किसी ने 20-20 क्वेश्चन पूछा था मुझसे। तो ये पैनल इंटरव्यू होता है, तो अराउंड 80 क्वेश्चन के आंसर मुझे देना पड़े। तो आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट क्वालिफाई कीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाइए, उसकी प्रिपरेशन हम लोग करा देंगे, और आप भी 80 क्वेश्चंस के आंसर्स वहां पे दे के आइएगा,
स्टैटिस्टिक्स, सी मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं, आपको बताना चाहता हूं मैं अच्छा नहीं हूं स्टैटिस्टिक्स में, बहुत अच्छा तो और भी नहीं हूं, आई एम गुड, एवरेज एवरेज हूं मैं स्टैटिस्टिक्स में। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे यहाँ से कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करते हैं तो आपको ये जो स्टैटिस्टिक्स है उसके लिए उसकी कोई अच्छी क्लास नहीं होगी ना, इसके लिए आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया, जो पीएचडी किए और जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, जिन्होंने पीएचडी पोस्ट डॉक किया है, मैं उनका नाम आपको बाद में बताऊंगा। तो वो आएंगे आपको एज अ गेस्ट लेक्चर और वो आपको स्टैटिस्टिक्स की डेप्थ नॉलेज देंगे सो दैट आपको कोई भी चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये टेस्टिंग है, जो मेथड्स होते हैं टाइप्स होते हैं, इसके थ्रू हम किसी पर्सन के इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी को चेक कर सकते हैं, राइट। पर्सनैलिटीज के बहुत सारे टेस्ट हैं, चाहे वो आप प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करें, टीएटी की बात करें, राइट। तो ये सारे टेस्ट के थ्रू ये इसको हम बैटरी कहते हैं, टेस्ट को बैटरी कहते हैं। इसके थ्रू आप एक तह तक जा सकते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। वैसे ही जैसे वेस्लर के एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल होता है, टेस्ट स्केल में मापा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं, आइटम राइटिंग की बात करूं, आइटम एनालिसिस की बात करूं, एटीट्यूड्स की बात करूं, लिकर्ट स्केल अभी मैंने थोड़े देर पहले ही बताया था, सेटिस्फाइड, मोस्ट नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, मोस्ट सेटिस्फाइड, स्ट्रांगली सेटिस्फाइड, राइट, फाइन। तो ये इंटेलिजेंसी का अभी मैंने बताया, WAIS, WPPIS। तो इस तरह से टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन, हर एक का एक नॉर्म्स होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है कि ये अगर मैंने आज एक्सपेरिमेंट किया, ये आज मैंने रिसर्च किया तो ये कितने साल तक ये वैलिड होगा, इसकी वैलिडिटी होगी कि नहीं होगी, और ये जो टेस्ट है वो रिलायबल है या नहीं है, ये रिलायबिलिटी इसकी है या नहीं है, इसकी क्वालिटी है या नहीं है, उस सारी चीजों को हम लोग को डेप्थ में पढ़ना है। एजुकेशन काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस तो मेरा फेवरेट पार्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये सारी चीजें, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, इसमें सारे बायोलॉजिकल, हमारे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है वो और अच्छे डेप्थ में समझेंगे कि क्या क्या चीजें रहती है, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या हार्मोनल चीजें होती है जिसकी मदद से हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके। अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, राइट। अटेंशन, राइट। अगर यहाँ पे पेन गिरता है तो मेरा ध्यान पेन की तरफ जाएगा। सेलेक्टिव अटेंशन, हमारे जो भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पे उनके थ्रू हम चीजों को परसीव तो करते हैं लेकिन तुरंत उसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। कहीं ना कहीं स्टिमुलाई है वो अदर चीजों को एक ही जगह पे रख के एक चीज पे फोकस करता है। अटेंशन, राइट। परसेप्शन, परसीव करना और मीनिंग देना, कोई भी चीजों को परसीव करके, लाइक मुझे देख रहे हैं आप इस तरह से, तो आप कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाने के तरीकों को परसीव कर रहे होंगे और मीनिंग दे रहे होंगे कि नहीं सर का नॉलेज कम होगा, नहीं सर एवरेज है, नहीं सर काफी अच्छे है। तो ये क्या करना, मीनिंग देना। आपने कहीं ना कहीं स्कीमा है, आपको पास्ट में आपने देखा होगा कि कोई कोट पैंट पहन के आया है तो क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा तो नहीं है, राइट, या ये सच में पढ़ाते हैं या पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें परसीव करना, राइट। मैंने जैसे ही बताया था ना, आप अगर रसगुल्ले और गुलाब जामुन को दोनों को देख के आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये गुलाब जामुन है, ये रसगुल्ला है, ऑल्दो दोनों एक ही साइज के हो, एक ही जैसे दिखते हो। चलो मैं कलर भी बना देता हूँ, टेस्ट करने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये रसगुल्ला है और ये गुलाब जामुन है, फाइन। तो ये हमारा जो स्कीमा होता है, जो चीजें हमने परसीव करता है उसके थ्रू हम मीनिंग देते हैं। मेमोरी, लर्निंग, यहाँ पे इवान पैवलो का जो लर्निंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सारा डेप्थ में पढ़ना है हमको। BF स्किनर का लर्निंग पढ़ना है। ये तो जो जितने भी मेरे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स रहे हैं वो सारे के सारे ये जो लर्निंग चैप्टर है वही पढ़ के जाते हैं ज्यादातर, उनके 5 मार्क्स तो आ ही जाते हैं इस चैप्टर पे। तो ये फेवरेट पार्ट है क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग की मेमोरी 3 चीजों से इंपॉर्टेंट रोल होता है मेमोरी के लिए, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। अब कोई भी चीजें हैं आप उसको एक शेप में डालते हैं, राइट, याद करते हैं, मतलब मीनिंग देते हुए, परसेप्शन या परसीव जैसे मतलब मीनिंग देते हुए आप स्टोर करते हो और वही
कुछ चीजों को रिकॉल करके आप उसे बाहर निकालते हैं, राइट। जैसे कुछ लोगों का होता है एग्जाम्पल, यार पैसा पैसा पैसा, र से उसका कुछ नाम था, आप रिट्राइव कर रहे हो, हाँ हाँ रमेश, ये देखो रिट्राइव कर लिया आपने। पहले आपने कहीं ना कहीं उसको नाम दिया था। जैसे बहुत सारे जो कोडिंग होता है या चंकिंग भी बोल सकते हैं, कि बहुत आप नोट कर रहे होंगे कि जो यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स की, तो ऐसे छोटे छोटे कोड्स बनाते हैं, राइट। जैसे लाल कका समथिंग, मेरे बचपन की बात बता रहा हूं, लंब आधार कर्ण, इस तरह से कुछ हुआ करता था, तो एक कोडिंग देते थे हम लोग। तो ये चीजें बहुत काम आती है हमारे लाइफ में अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये मेमोरी का बहुत बड़ा पार्ट होता है। फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग का मतलब कि डिके, किस तरह से डिके होता है, किस तरह से ह्यूमन बीइंग भूलने लगता है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो क्या इसको अगर हम प्रैक्टिकल वे पे समझे, जैसे मैंने 3 साल का प्रैक्टिस किया था साइकोलॉजिस्ट के वे पे, हम एक ही चीज कहते थे, जिस चीजों की ज्यादा रिवीजन होगी वो ज्यादा लंबे समय तक हमारे लाइफ में रहेगा, वो अनकॉन्शियस माइंड में ही स्टोर होके रहेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में रहे ना रहे, अनकॉन्शियस में तो रहेगा ही। तो कहने का ये मतलब जितना ज्यादा रिवीजन उतना ही ज्यादा सक्सेस। परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने एक मोटा मोटे तौर पे समझ लिया। थिंकिंग, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ये भी मोर और लेस मैंने अभी इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग से एक बात आया, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आप जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 2 लोगों का नाम हमेशा समझने की जरूरत है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो हर्बर्ट साइमन और मैक्स वेबर, ये 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक शेप दिया है। पर्सनैलिटी, पर्सन्स, आइडेंटिटी। पर्सनैलिटी कैसी बनती है? पर्सनैलिटी बनने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, राइट। सी, आप क्या किसी के फिजिक को देख के बोलते हैं इसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी? ना, पर्सनैलिटी में वो सारी चीजें आ जाती है, जो आपका एटीट्यूड है, आपका बिहेवियर है, आपके पास एक्सपीरियंसेस है, आपके फ्यूचर स्कोप से, तो बहुत एक समअप है, एक एग्जिस्टेंस है। इसको मैं डेफिनेशन वे पे बताना चाहूंगा थोड़े देर पे। तो पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अपने किसी भी ह्यूमन बीइंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। और पर्सनैलिटी एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है। ये अभी तक जैसे मैं हूं यहाँ पे हूँ, अगर मैं 32 साल का हूं तो 32 साल में मेरी पर्सनैलिटी ऐसी बनी है, राइट। तो पर्सनैलिटी को यूजुअली लोग एडजेक्टिव के साथ जोड़ते हैं। ही इज टॉल, टॉल मतलब वो लंबा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या हुई? लंबा है। इज वेरी हैंडसम, हैंडसम क्या हुआ? उसकी पर्सनैलिटी हो गई। शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी हो गई। तो एडजेक्टिव से जोड़ते हैं, तो कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, उसको समझ सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर्सनैलिटी के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है, क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं और पर्सनैलिटी के शेप होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। मोटिवेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन एक ड्राइव फोर्सेस की तरफ काम करता है, राइट। मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट देखिए, हर्सबर्ग ने भी दिया, मास्लो ने दिया। उन्होंने बहुत, मास्लो का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि उन्होंने बहुत फूड, शेल्टर, क्लॉथ, सेक्स, ये 4 चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया कि ये हमारे बेसिक नीड्स है। जब बेसिक नीड फुलफिल होती है तो हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब परमानेंट जॉब हो वैसा हम जाते हैं। उसके बाद सोशल नीड्स की तरफ जाते हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लोगों से वेल बीइंग, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें, मोटिवेशन, ड्राइव फोर्सेस, इननेट फोर्सेस, वो सारी चीजों को हमको डेप्थ में पढ़ना है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट। स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड कोपिंग। स्ट्रेस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। एनी इंटरफियरेंस विच डिस्टर्ब यू पर्सनली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेस। या जो भी काम आप कर रहे हैं और उसे करने में आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, तो जो चीजें डिस्कम्फर्ट है वही है आपका स्ट्रेस, राइट। जैसे मान लीजिए मेरा वीडियो बन रहा है और मेरे वीडियो में कहीं ना कहीं मैं एकदम अंधेरा सा दिखाई दे रहा हूं, तो मुझे स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आप स्टेज के सामने जाके प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो वो भी तो स्ट्रेस है। और अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया। प्रेजेंटेशन खराब हो गया, बहुत बुरा हो गया, अब आपकी हिम्मत नहीं होगी, तो नेगेटिव स्ट्रेस में हो गया, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चले जाएंगे। तो कोलबर्ग की थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट, बहुत सी चीजें, इमोशंस, इमोशन काउंसलिंग,
तो ये जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये ऐसे सब्जेक्ट के लिए जो ऑलरेडी जो काउंसलर है, जो 5 इयर्स 4 इयर्स से काउंसलिंग कर रहे हैं, उनका जो रियल एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपोजर है, रियल उन्होंने प्रैक्टिस किया है, वो आके इस क्लास को ले। सो दैट तो आपने देखा कि हमारी जो क्लासेस है, हमारा जो क्लासेस का जो मोर और लेस फोकस जो होता है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है, स्टूडेंट्स पे फोकस होता है कि एक ही पर्सन सारी क्लासेस ना ले, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। क्वालिटी अगर अच्छी रहेगी तो स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग होगी चीजें, राइट। इमर्जिंग एरियाज इशू ऑफ जेंडर, अभी जो थर्ड जेंडर की बात कहीं ना कहीं पे आपने सुना होगा, थर्ड जेंडर के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, उनके अंदर भी सब कैटेगरीज होती है। आज ये बहुत फास्ट पेस पे हो रहा है, थर्ड जेंडर का हो गया, या फिर जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, लाइक गर्ल्स में लेस्बियन के जो इश्यूज देखे जाते हैं, या जेंट्स में गे के इश्यूज देखे जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह कोई बीमारी नहीं है जिससे हमको, ये इट्स नॉर्मल। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे पास्ट बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग की जब पर्सनैलिटी की बात मैंने बताया था, वो एक दिन की नहीं बनती है, सालों में उसके साथ जो जो चीज़ें होती है उसकी पर्सनैलिटी उस तरह से ही शेप लेती है। कल्चरल का बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक बंगाल के लोगों का, वहाँ का जो कल्चरल होगा, वे ऑफ थिंकिंग होगा, या मनी को लेकर सोचने या समझने की चीज़ें होंगी, या वुमेन को लेकर सोच होगा, वो हरियाणा या फिर राजस्थान के लोगों में वो, या पंजाब के लोगों में वैसा देखने को शायद ना मिले। तो कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत होते हैं जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालते हैं लोगों को अंडरस्टैंड करने में। डिसेबिलिटी, पॉवर्टी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। लाइक अभी जैसे हमारे जो नेबर कंट्रीज है, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका, तो ये बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, पॉवर्टी का हो गया या माइग्रेशन का हो गया, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया तक की नहीं है। हम इंडिया में हम यूजुअली, पहले तो डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो हम यूजुअली धर्मों से बांटते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब ये धर्मों के बाद उनके अंदर उनके कैटेगरीज होते हैं, लाइक ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, राइट। वैसे मुस्लिम्स में भी अपनी कैटेगरी, अपनी ओन कैटेगरी है, सिया, सुन्नी, बोरा। वैसे ही ईसाइयों में भी जो होते, क्रिश्चियंस में भी होता है, कैथोलिक हो गया, प्रोटेस्टेंट हो गया, राइट। तो पंजाबीज में भी होते हैं, मुंडा पंजाबीज या सिख। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हर एक में डाइवर्सिटीज है, हर एक में वैरायटीज है। तो कभी कभी इनके अंदर भी छोटे मोटे डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें देखने को मिलती है या चीजें आ जाती है। तो डिस्क्रिमिनेशन कभी एक पर्टिकुलर चीज नहीं है। जब एम्प्लॉयमेंट टेक्स्ट में देखा जाए तो वहां भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट। स्पेशली मैन वर्सेस वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन होता है। लाइक जैसे अगर प्रेजुडिस, स्टेरियोटाइप, सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो उस पर प्रेजुडिस, स्टेरियोटाइप वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर रोल प्ले करता है कि कहीं ना कहीं पे लड़कियां कमजोर होती है, लड़कियां भारी भरकम जैसे काम नहीं कर सकती, वो हल्के काम ही करती है, राइट। तो ये प्रेजुडिस बना है, राइट। तो बहुत सारे ये जो प्रेजुडिस, स्टेरियोटाइप, ये पीढ़ियों से बनते हुए आई हुई है, राइट। कोई दब्बू होते हैं, तो मैं पर्टिकुलर किसी कास्ट, रिलीजन, रेस के बारे में क्वेश्चन नहीं करना चाहूँगा या नहीं बोलना चाहूँगा। तो आई होप जब क्लासेस होगी तो आपको बहुत लाइव एग्जांपल्स के साथ मैं समझाना चाहूँगा मैं इन सारी चीज़ों को। चाइल्ड अब्यूज़ एंड डोमेस्टिक वायलेंस, अगर कोई बच्चा है उसको बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है, कोई गर्ल है उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो इसके क्या क्या आफ्टर इफेक्ट या प्री इफेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में हमको पढ़ना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं आपको क्या बताऊं। और ये एमर्जिंग एरियाज तो कह नहीं सकता, ये सुभान अल्लाह, फाइन। तो आपको जो साइकोलॉजी पढ़ने में मजा आएगा, उसको आपको रिलेट करने में मजा आएगा, इससे आपकी लाइफ स्टाइल बहुत इंप्रूव होगी और आपको लाइफ जीने में काफी मजा आने वाला है। तो ये वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ, हेल्थ, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, डिजिटल एटिकेट, साइबर बुलिंग, बहुत सी चीजें हैं। ये तो मेरे सिलेबस की बात हुई।
सी चलिए, आज का जो क्लास है यहीं पे हम यूजुअली हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सारी चीज़ें बना ली, सारी चीज़ें बता दी, सारा चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने के क्या एडवांटेजेस, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जो भी स्टूडेंट्स होंगे या आपके कोई फ्रेंड्स होंगे जो एमए साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या एमए साइकोलॉजी करने वाले हैं या कर रहे हैं या जिन्होंने एमए साइकोलॉजी कर लिया है, तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शेयर करें सो दैट वो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सके, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट बन सके। मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, हमारी स्ट्रैटेजी कैसी है और इन फ्यूचर आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद। राइट, तो चलिए मैं आज की क्लास को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। आपसे बिल्कुल जल्दी मिलना चाहूँगा, बहुत जल्दी मिलेंगे हम एक नई क्लास, एक नई मुहिम को लेकर। चलिए, गुड बाय, थैंक यू सो मच टू लिसनिंग में।